Hello everyone. So today we are going to cover the chapter My son will not a beggar be. मेरा जो बेटा है वो भिखारी नहीं हो सकता. बाय ऑथर कौन है? वेद मेहता. Section 1. So in India as elsewhere, every girl or boy has fond and warm memories of his childhood from the day he begins to talk to his mother and father. So इंडिया की तरह ही हर जगह की तरह इंडिया में भी जो हर एक गर्ल और बॉय है उसे बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड होती है. वो बहुत ही ज़्यादा अम, बहुत ही उसे अपना बचपन जो है वो बहुत ही प्यारा होता है. Invariably, a child learns and recognizes the face of his father and mother, of sisters and brothers who play with him, or the servants who prepare his meal or watch him play in a nursery full of toys. तो उसे हमेशा हमेशा अपने जो पहली बार अपने मम्मी पापा को पहचाना था, अपने सिस्टर ब्रदर को पहचाना था, सर्वेंट्स को पहचाना था जो उसकी मील्स को तैयार करते थे, खाने को तैयार करते थे और उसको देखते थे टॉयज़ के साथ खेलते हुए. तो इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज और विदाउट एक्सेप्शन. He must also remember the rich colors of the butterflies and birds which children everywhere always love to watch. तो उसे याद होता है कि वो बटरफ्लाइज और बर्ड्स को देखता है कलरफुल कलरफुल. तो ऑथर बता रहे हैं कि एक बच्चा जो होता है वो बचपन में बहुत क्यूरियस होता है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर और वो फिर उसको हमेशा अपनी लाइफ टाइम में याद रहता है. बट व्हेन आई वाज 3.5 all these memories were expunged मतलब कि removed and with the prolonged मतलब कि जो लंबे समय तक चल रही है sickness meningitis. I started living in a world of four senses. That is a world in which colors and faces and light and darkness are unknown. तो जब मैं 3.5 years का था तो मेरे सारी जो मेमोरीज़ थी वो रिमूव हो चुकी थी और ख़त्म हो चुकी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक प्रोलॉन्ग सिकनेस हो गई थी मेनिनगिटिस. तो मेनिनगिटिस क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाता है और ये आपके अगर ये प्रॉम्प्टली इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बहुत ही सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. सो इट्स हार्मफुल डिज़ीज़. तो मैं 3.5 years जब का था मैं, तो मुझे ये मेनिनगिटिस हो गया था. उसकी वजह से मैं ब्लाइंड हो चुका था. मेरे लिए अब मेरे पास ओनली 4 सेंसेस ही थे और मैं ना तो कलर्स देख सकता था ना मुझे लाइट एंड डार्कनेस के बारे में कुछ पता था. If my age and the sickness deprived me of the treasured memories of sight, they also reduced things which are valued so much in the sighted world to nothing more than mere मतलब कि only words empty of meaning. So मुझे ओनली मेरी एज में मुझे इतना जल्दी मेरी आँखों की दृष्टि चली गई थी और मुझे ये बीमारी हो चुकी थी. इसकी वजह से मेरे जो भी जो भी चीज़ जो है जो हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है वो मेरे लिए वर्ड्स के अलावा कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं रखती थी. I started living in a universe where it was not the flood of sunshine streaming through the nursery window or the color of the rainbow, a sunset or a full moon that mattered, but the feel of the sun against the skin, the slow drizzling sound of the spattering rain, the feel of the air just before the coming of the quiet night, the smell of the grass on a warm morning. तो ऑथर बता रहे हैं कि जो लोग जो थे वो सनशाइन को देखते थे, रेनबो के कलर्स को देखते थे, लेकिन मेरे लिए सब नहीं था क्योंकि मैं देख नहीं सकता था. मुझे फ़ील करना पड़ता था. मैं फ़ील करता था अपने सन को अपनी स्किन पे और मैं बारिश की आवाज़ सुनता था. इनकी वजह से मैं अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे देखता था. It was a universe where at first
but only at first I made my way, fumbling and faltering. So fumbling means clumsily. Clumsily मतलब कि awkwardly. Handling or doing things something often due to lack of coordination of nervousness. तो nervousness जब आप हो जा मतलब आप जब nervous हो जाते हैं तो आप बहुत ही awkwardly जो चीज़ों को handle करते हैं उसे fumbling कहते हैं. तो आप ये जो वर्ड्स जो हैं ये आप लर्न कर लें तो बहुत अच्छा है. ये जो भी हार्ड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं थ्रू आउट द चैप्टर, जिससे कि आप इसे अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें और आपकी जो आंसर्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगें एग्जामिनर को. Faltering means hesitating, losing strength or showing uncertainty, often due to fear, doubt or lack of confidence. तो फॉल्टरिंग मतलब कि आप जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप मतलब हेजिटेट करते हैं ना बोलने में, और आप मतलब किसी चीज़ से यूज़ टू नहीं होते तो आप मतलब थोड़े से नर्वस होते हैं उसको लेकर, तो वो सब होता है. तो फम्बलिंग एंड फॉल्टरिंग. तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए यूनिवर्स कैसा हो गया था कि मतलब मैं बहुत ही फंबल कर रहा था और फॉल्टर कर रहा था शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में मैं यूज़ टू भी होने लग गया था. सेक्शन 2. It was good that I lost my sight when I did, because having no memories of seeing, there was nothing to look back to, nothing to miss. तो अच्छा हुआ मैंने मेरी जो साइट थी, जो मेरी दृष्टि थी वो आँखों की गवा दी थी, क्योंकि अब मेरे पास जो बच्चे जो हैं वो बहुत याद करते हैं ना अपनी मेमोरी, चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को. मेरे पास कुछ देखने लायक ही नहीं था क्योंकि मैं 3.5 की एज में तो ब्लाइंड हो चुका था. सो आई वेंट ब्लाइंड इन नवंबर 1937. तो ऑथर बता रहे हैं कि वो नवंबर 1937 में उन्हें ये बीमारी के कारण वो अंधे हो चुके थे. एट द टाइम वी वर लिविंग इन गुजरात इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब इन नदर्न इंडिया. सो उस समय हम कहाँ रह रहे थे? गुजरात में, जो किसका पार्ट था? पंजाब का ही पार्ट था. तो 1937 में जब गुजरात जो था वो पंजाब का ही पार्ट था तो हम वहाँ पे रहते थे. आफ्टर माई सिकनेस वी मूव टू लाहौर अ फ्यू माइल्स अवे. तो फिर मेरी जब मैं मुझे इस बीमारी हुई उसके बाद हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे, जो थोड़ी माइल से ही दूर था. बट द नंबर ऑफ रिलेटिव्स हु केम टू सिंपथाइज मेड माई फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफ़र. बट जो मेरे घर पे इतने रिलेटिव्स जो थे वो मुझे सहानुभूति और सिंपथाइज़ करने आते थे, वो उनका नंबर इमेंस था, तो उसकी वजह से हमें एक और ट्रांसफ़र कराना पड़ गया. दिस टाइम टू कर्नल. सो इस बार हमें कर्नल में ट्रांसफ़र हो गया. वे वी हैड नाइदर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव्स. जहाँ पे हमारे कोई भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नहीं थे. देयर वी गॉट अ कॉटेज ऑन द कैनाल बैंक बिल्ट इन वेरी पीसफुल एंड क्वाइट सराउंडिंग्स. तो कैनाल बैंक क्या होता है कि जो कैनाल जो वो होता है जहाँ पे हम पानी स्टोर करते हैं, मैनमेड होता है ये, लोग हम ही बनाते हैं, और इसमें पानी स्टोर करते हैं इरिगेशन पर्पसेस और ड्रेनेज सिस्टम होता है बेसिकली. और उसके ही पास में हम रहने लगे. वहाँ पे बहुत ही पीसफुल था और सब शांत था सराउंडिंग. तो यहाँ पे एक वर्ड है सिंपथाइज. तो सिंपथी जो होता है उसका मतलब होता है सहानुभूति देना. किसी के साथ आप सिंपथी दे रहे हो तो आप उसको बहुत मतलब ऑथर को जैसे लोग दे रहे थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे, तो अरे मतलब उसको उनको आराम पहुंचाने के लिए. और इस जैसे सिमिलर वर्ड होता है एक एम्पथी. सो जो एम्पथी होता है उसका मतलब होता है कि अब आप उसकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो. पहले तो सिंपथी में आप बस शो कर रहे थे कि आपको बुरा लग रहा है. एम्पथी में आप फील कर पा रहे हो उसके साथ जो हो रहा है. और इसके ही एक सिनोनिम होता है एफिनिटी.
एफिनिटी। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी देती चलूँगी इंग्लिश के बारे में, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो और आप ये वर्ड्स जो हैं अगर आप इनसे कभी एनकाउंटर करें तो आप समझ पाएँ इनका मीनिंग, आपकी वो कैब भी अच्छी हो। तो सेक्शन 2, as might be expected in the beginning, it was tough for all of us, for mother and my father, for my 3 sisters and my brother and for me too. तो हम सब के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही शॉकिंग था मेरा ब्लाइंड होना। द इलनेस हैड लेफ्ट मी वीक। तो ये इलनेस की वजह से मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो वीक का एक और सिनोनिम होता है वल्नरेबल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप इसे एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे ऐसे वर्ड्स को तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। सो द सर्वेंट्स अवॉइडेड मी एज दो आई वर एन ईवल आई पर्सोनिफाइड। तो मेरे सर्वेंट्स जो थे वो मुझे छीना टच करना अवॉइड करते थे, उन्हें मतलब वो मुझे ईवल समझते थे, राक्षस समझते थे कि मेरे मतलब मेरे पे किसी राक्षस का हावी हो चुका है और ऐसे जो थिंकिंग होती है। तो माई सिस्टर्स ट्रीटेड मी विद केयर एज दो आई वर अ फ्रेजाइल डॉल एंड मदर वेप्ट। तो मेरी जो सिस्टर्स थी वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी कि मैं बड़ी कमज़ोर सा डॉल हूँ। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के और सिनोनिम्स क्या होते हैं? फीबल, फ्रेल। तो कमज़ोर के होते हैं ये सारे सिनोनिम्स। तो एंड माई मदर वेप्ट, और मेरी मदर रोती रहती थी। माई फादर हु वॉज अ डॉक्टर इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस वॉज ग्रेटफुल that I got prompt and good medical treatment for delay would have affected my mind or endangered my life. तो मेरे जो फादर थे वो थोड़ा सा डिफरेंट इन सब मेरी पूरी फैमिली से थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करते थे। वो ग्रेटफुल थे सबसे पहले तो कि मुझे एक इमीडिएट ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो ये मेरी माइंड को भी अफेक्ट करती थी और मेरी जान भी जा सकती थी। और बट ही लाइक द रेस्ट हैड नो होप। लेकिन बाकियों की तरह उनके पास भी कोई होप नहीं थी, आशा नहीं थी कि मेरा सही हो जाऊंगा मैं। A stage of complete inaction therefore followed my blindness. तो मेरी ब्लाइंडनेस के बाद एक घर में बिल्कुल सब इनएक्शन सा हो गया था, सब रुक सा गया था। In part this was due to the immediate shock of the illness, but more important still, the difficult situation was caused by ignorance of the potentialities of our blind child, since the only blind person my parents saw were beggars. तो मतलब कि मेरी इलनेस की वजह से तो शॉक थे ही सब, बट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसलिए भी हो गई थी क्योंकि हम मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि एक ब्लाइंड चाइल्ड जो है वो क्या क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। वो अपनी रोज़ी रोटी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा तो थोड़ी ना फैड करेंगे और फीड करेंगे, तो फिर वो कैसे अब बड़े होके कमाएगा। तो पेरेंट्स को, उसके ऑथर के पेरेंट्स को पता ही नहीं था, दे वर नॉट अवेयर ऑफ, दे वर लाइक ऑब्सक्योर। एक वर्ड होता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब नॉट अवेयर ऑफ। तो इग्नोरेंट थे, ऑब्सक्योर थे उसके पेरेंट्स, पता ही नहीं था कि एक जो ब्लाइंड चाइल्ड है वो क्या क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। बस उन्हें यही पता था कि वो ज़्यादातर, उनने जो देखा है वो था कि ज़्यादातर अंधे लोग भिखारी होते हैं। बट नाउ बाय फेट और बाय द विल ऑफ गॉड, blindness had struck not only a child of well-to-do but that of an excellently trained doctor who found his training in this instant useless. So मतलब कि मैं, भाग्य बोलो या तो फिर भगवान की चाह बोलो, ब्लाइंडनेस ने जो था वो मुझे नॉट एज अ चाइल्ड ऑफ वेल टू डू, मतलब कि मैं एक
अच्छी फैमिली से तो था ही, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था, बट मेरे फादर एक डॉक्टर भी थे, तब भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। तब भी मेरा मतलब मेरी ब्लाइंडनेस में कोई मतलब इस डिज़ीज़ से मैं मतलब क्योर नहीं मिल पाया मुझे। Still, his wide medical experience had prepared him for an acceptance of his tragedy. Tragedy means very sad or unfortunate or disastrous event, often involving loss or suffering. And he understood that any course of action must begin with the realization that I would be blind for the rest of my life. लेकिन उनके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण उनके मेडिकल फील्ड में उनने अपने आप को इसके लिए तो एक्सेप्ट कर लिया था कि इस ट्रेजेडी के लिए कि मैं पूरी अपनी लाइफ में मतलब इस ट्रेजेडी को उनने एक्सेप्ट कर लिया था, और मेरी पूरी फैमिली को अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं पूरी लाइफ के लिए ब्लाइंड रहूँगा। So that was it for this video. We will cover the remaining sections in the next part. And today I want you all to write 3 things in the comment section that you are grateful for. आप कमेंट सेक्शन में 3 थिंग्स लिखेंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मिनिममली 3 लिख सकते हैं आप, मैक्सिममली आप कितनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे इस चैप्टर को पढ़ा तो हमें सीखने को मिला कि वो ऑथर जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे और उनको मतलब एकदम से वर्ल्ड उनके लिए ख़त्म हो गया था। तो हमें इसे हम भूल जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि हम इतना ज़्यादा ऐसे होते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इतना गुम जाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन हमारे पास जो बेसिक थिंग्स हैं लाइक हमारे 5 सेंसेस जो हैं हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं करते, क्योंकि जैसे हमने ऑथर को देखा कि उन्हें कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही है लाइफ में। तो हमें उन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास अब मोबाइल फ़ोन है जिससे कि आप देख पा रहे हैं वीडियोस को, एजुकेशन ले पा रहे हैं। बहुत बच्चों के पास वो भी नहीं है। सो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। दैट्स वाई आप ये टास्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।